महाराजाधिराज, मैं कश्मीर से आचार्य कामंदक को पाटलिपुत्र बुलाना चाहता हूं। नीति सार के रचयिता कश्मीर छोड़कर पाटलिपुत्र आएंगे? यही कठिनाई है। इसमें कठिनाई क्या है? शास्त्रों ने निर्धनता को शिक्षक का सर्वस्व बताकर उनका धनलोभ समाप्त कर दिया है। मनु महाराज ने उन्हें सम्मान से उसी तरह दूर रहने को कहा है जैसे कोई जहर से दूर भागता है, और उन्हें अपमान की कामना वैसे ही करने को कहा है जैसे कोई मनुष्य अमृत की कामना करता है। असम्मानात् तपोवृद्धि, सम्मानात् तु तपः क्षय। असम्मान पाने से तपस्या में वृद्धि होती है और सम्मान पाने से तपस्या का विनाश होता है। मनु महाराज आचार्यों को ना धन लेने देंगे और ना सम्मान। इसीलिए वो राजा को भी टोक देता है। टोक देता है, उखाड़ देता है। कामंदक स्वयं को आचार्य विष्णुगुप्त का शिष्य मानते हैं और नीतिसार के आरंभ में ही वे आचार्य चाणक्य की वंदना करते हैं। पर आप उन्हें पाटलिपुत्र क्यों बुलाना चाहते हैं आचार्य? भारत की राजनीति शास्त्र की परंपरा के वे श्रेष्ठ आचार्य हैं। उनकी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की साधना और नीतिसार के अनुसंधान का लाभ पाटलिपुत्र को मिलना चाहिए। वे सिर्फ कुमार समुद्रगुप्त या राजपुत्रों को पढ़ाने के लिए आएंगे, इसमें मुझे संदेह है। मैं समझ गया, कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा। तो फिर कश्मीर से यह ज्ञान की गंगा पाटलिपुत्र कैसे आएगी? कौटिल्य अर्थशास्त्र और नीतिसार की पांडुलिपि की प्रतियां आचार्य कामंदक की देखरेख में बनवाई जाएं। आचार्य राज सेवा में आने की इच्छा रखने वाले स्नातकों की परीक्षा लें और इसी बहाने कई विद्यार्थियों और विद्वानों को आचार्य से पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आचार्य हरिशेन, कुमार समुद्रगुप्त को आचार्य कामंदक अपने शिक्षक के रूप में मिले ना मिले, वे पाटलिपुत्र और भारत को मिलने चाहिए। यदि इसके लिए मुझे कश्मीर भी जाना पड़े तो मैं तैयार हूं। महाराजाधिराज, मुझे विश्वास है कि राज सम्मान उन्हें यहां नहीं ला सकता, परंतु मुझे आशा है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र और आचार्य विष्णुगुप्त की स्मृतियां उन्हें पाटलिपुत्र जरूर ले आएंगी। यस्य प्रभावाद भुवनम शाश्वते पथि तिष्ठति देवः स जयति श्रीमान दंडधरो महीपति। जिसके प्रभाव के कारण यह संसार शाश्वत मार्ग पर रहता है, वह दंड धारण करने वाला श्रीमान राजा विजयी होता है। केवल यज्ञ के लिए आवश्यक अन्न को ही ग्रहण करने वाले ऋषियों के विशाल वंश में जो अधिकतर प्रसिद्ध हुए हैं, उनमें अत्यंत चतुर, अग्नि के समान दैदीप्यमान, वेद को जानने वालों में श्रेष्ठ, जिन्होंने 4 वेदों को केवल एक वेद ही समझा, जिनके अत्यंत प्रखर संकल्प के वज्र ने पंख वाले पर्वतों के समान विशाल नंद वंश के पर्वत को जड़ सहित उखाड़ दिया।
ऐसा करते समय जो अकेले थे, उस एकाकी ने शक्ति धारण करने में इंद्र के समान अपनी मंत्र शक्ति से राजाओं के बीच चंद्रमा के समान शोभा पाने वाले चंद्रगुप्त को नंद की पृथ्वी दी। अर्थशास्त्र की वैभवशाली परंपरा के समुद्र का मंथन करके जिन्होंने नीति शास्त्र का अमृत निकाला, ऐसे ब्रह्मा विष्णुगुप्त की मैं वंदना करता हूं। लिखो, नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम पृथिव्या लाभे पालने। पृथ्वी की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए पुरातन आचार्यों ने जितने भी अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथों का निर्माण किया है, उन सब का सार संकलन कर प्रस्तुत अर्थशास्त्र की रचना की गई है। आगे क्या लिखा है पढ़ो। जैसे जीभ पर रखे शहद या जहर का स्वाद चखे बिना नहीं रहा जा सकता, उसी प्रकार अर्थ के लेन देन में नियुक्त अधिकारी अर्थ का थोड़ा सा भी स्वाद न ले, यह असंभव है। आगे। जिस प्रकार पानी में रहने वाली मछलियां पानी पीती दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार अर्थ कार्यों पर नियुक्त कर्मचारी धन का अपहरण करते भी नहीं दिखाई देते। आगे। आकाश में उड़ रहे पक्षियों की गतिविधि का पता लगाया जा सकता है, पर धन के अपहरण करने वाले कर्मचारियों की गतिविधि से पार पाना कठिन। लिखो, राजा जब उन अध्यक्षों का पता लगा ले तो उन धन संपन्न अधिकारियों की सारी संपत्ति छीन ले और उन्हें उच्च पदों से हटाकर निम्न पदों पर नियुक्त कर दे, ताकि भविष्य में वो गबन ना कर सके और अपने गबन को स्वयं उगल दें। ऐसे अधिकारी जो राज्य धन का अपहरण नहीं करते, बल्कि न्यायपूर्वक राजा की समृद्धि और उसे प्रिय समझकर उसके हित के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसे सच्चरित्र अध्यक्षों को सदा सम्मान पूर्वक उच्च पदों पर ही बनाए रखना चाहिए। अध्यक्ष प्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में उपयुक्त परीक्षा नामक 9वां अध्याय। 9वां अध्याय समाप्त। ये पांडुलिपियां हैं, इन्हें वापस पुस्तकालय भेज दो शारंग, और दोनों लंबी यात्रा की तैयारी करो। ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने अर्थशास्त्र लिखना स्थगित कर दिया है? इस समय भारत को मेरे अर्थशास्त्र की नहीं, किसी और शास्त्र की जरूरत है जो इसे एक कर सके। ये कैसा दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का कि अलक्षेंद्र के लिए आम भी भारत के द्वार खोल रहा है। वाहिक प्रदेश के गणराज्यों में शक्ति है, स्वाभिमान है, पर एकता नहीं है। आम भी पर्वतेश्वर को नीचा दिखाना चाहते हैं और पर्वतेश्वर आम भी को कुचलना चाहते हैं। भारत में जन है, जनपद है, महाजनपद है, गणराज्य है, राज्य है, साम्राज्य है, पर भारतीय नहीं है। खंड खंड में बटा हुआ भारत किसी भी आक्रांता से लड़ नहीं सकता गुरुदेव। यहाँ कोई मागध है, मालव है, क्षुद्रक है, कुरु है, पांचाल है, मल्ल है, मत्स्य है, पर भारतीय नहीं है। एक से अनेक हुए भारत को एक होना होगा। हर दिन भारत के सीमा प्रदेशों से लगे हुए राष्ट्रों से निर्वासितों के झुंड तक्षशिला में प्रवेश कर रहे हैं गुरुदेव, और अपने आक्रांताओं की क्रूरता की कहानियां साथ ला रहे हैं। यदि भारत ने इस चुनौती का प्रतिकार नहीं किया तो वो हारेगा। कई पुष्कलावती, मस्कावती, अष्टक प्रदेश, मालव, क्षुद्रक, ब्राह्मण, शिविराज और गणराज्य नहीं, हारेगा भारत। इसलिए भारत को तुम्हारे अर्थशास्त्र की आज पहले से ज्यादा जरूरत है। इन्हें भी साथ ले जाओ। पुस्तकालय में और भी पांडुलिपियां हैं। ये तुम्हारे ग्रंथ की समिधा होंगी तो भी मुझे प्रसन्नता होगी। कहां जा रहे हो? भारत उस समय 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। दूर यूनान से एक योद्धा अलक्षेंद्र विश्व को जीतने का सपना लेकर राष्ट्रों को रौंदता, नगरों को उजाड़ता भारत की ओर बढ़ रहा था। भारत की सीमा से लगे तक्षशिला की अपने पड़ोसी राज्य कैकेयी से शत्रुता थी, इसलिए तक्षशिला से युवराज आम्भी ने अलक्षेंद्र से संधि कर ली। अलक्षेंद्र के लिए भारत में बढ़ने का रास्ता खुला था। भारत पर विदेशी आक्रांता राज्य करेंगे, इसी विचार से आचार्य विचलित हो उठे।
उन्होंने सभी राज्यों और गणराज्यों को एक होकर अलेक्जेंडर का मुकाबला करने को कहा, पर अपने जातीय अभिमान में चूर शासक एक शिक्षक की कहां सुनते। इसलिए आचार्य उस समय के सबसे शक्तिशाली मगध सम्राट नंदवंशी धननंद से भारत की रक्षा करने की प्रार्थना लेकर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। एक असाधारण शिक्षक और एक शक्तिशाली सम्राट का सामना हुआ, जिसने भारत और इतिहास की दिशा बदल दी। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर! अब एक बार भी अलेक्जेंडर का नाम लिया तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। समर्थ है धनानंद किसी भी आक्रांता को उत्तर देने में। तक्षशिलाधीश को मेरी सहायता चाहिए तो वो मुझसे प्रार्थना करे। कैकेयी राज पर्वतेश्वर को मेरी सहायता चाहिए तो वो मुझसे प्रार्थना करे। उत्तरापद के वे राजकुल ही कहते थे ना मुझे हीन कुल का, नाई का बेटा, तो मांगे वे उच्च कुल के असमर्थ राजा इस हीन कुल के सम्राट से सहायता की भीख। और तू कौन है ब्राह्मण? किस जनपद, महाजनपद या राष्ट्र का निवासी? यह पृथ्वी मेरी मां है और मैं उसका पुत्र हूं। मां का नाम है भारती, इसलिए मैं हूं भारतीय। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक जो जनपद है उस राष्ट्र का मैं निवासी, और उसका नाम है भारत। कहां है वह भारत? वो श्रुति में है, वो स्मृति में है, वो सूत्रों में है, वो आगम में है, निगम में है, इतिहास महाकाव्यों में है, धर्म अभिधर्म में है, सरस्वती सिंधु नर्मदा कावेरी सरिता सागर, कश्मीर कांची पर्वत पठार खेत खलिहानों वन विहारों में है सम्राट। वाचाल, तू मालव है, शूद्रक है, योद्धेय है, शिवी है, अष्टक है, अश्वक है। इस खंड खंड में बटे हुए भारत में तू रहता कहां है? तक्षशिला भारत में। किसका दूत है तू? आंभी का, पर्वतेश्वर का, काशी का, कौशल का? मैं दूत हूं उनका जिनका आक्रांताओं के हाथों रक्त बहेगा। मैं दूत हूं उनका जो अलेक्जेंडर द्वारा मारे जाएंगे। मैं दूत हूं उनका जो अलेक्जेंडर के सैनिकों के पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। मैं दूत हूं उस भारत भूमि का जो अलेक्जेंडर के द्वारा पदाक्रांत होगी। मैं दूत हूं भारत की उस स्वतंत्रता का जो कुचल दी जाएगी सम्राट। ब्राह्मण, जो वीर होगा विजयी होगा। पृथ्वी होती ही है वीरों के द्वारा पदाक्रांत करने के लिए। जो पृथ्वी को पदाक्रांत करे वो आक्रांता होता है, और जो पृथ्वी का पालन और उसकी रक्षा करे वो प्रजा पालक होता है सम्राट। भारत की सीमाएं अपनी रक्षा के लिए आपको पुकार रही हैं। ब्राह्मण, मगध के सामने पहले उन्हें अपना मस्तक तो झुकाने दो। झुकने के लिए मस्तक भी नहीं रहेंगे या हारे हुए होंगे सम्राट। कटे हुए हो या हारे हुए हो, मैं उन्हें अपनी ठोकरों में देखना चाहता हूं। कब तक बचे रहेंगे वे मुझसे? रही किसी आक्रांता की चुनौती तो मैं उसके गंगा पार करने की प्रतीक्षा करूंगा। किसी ने साहस किया, उसका सिर मगध की ठोकर में होगा। ब्राह्मण को तक्षशिला तक जाने के लिए जरूरी अन्न और दक्षिणा दे दो। और कुछ चाहिए भीख में? बंद करें मगध के गुरुकुल में वेद और उपनिषद पढ़ाना। आत्मा की एकात्मा की घोषणा करने वाले राष्ट्र के जनपदों में एकता नहीं है। वसुधा को कुटुंब कहने वाले राष्ट्र में एकता नहीं है। अनंत आत्मा की सत्ता पर विश्वास रखने वाले राष्ट्र में अपने ही स्वजनों के प्रति रक्षा का भाव नहीं है। यह कैसा मगध है? यह बुद्ध और महावीर का मगध नहीं हो सकता सम्राट। यह सारीपुत्र और मौद गलियायन का मगध नहीं हो सकता। यह शिक्षा सर्जन और परिवर्तन का मगध नहीं हो सकता। प्रतिहार! इस उदंड ब्राह्मण की शिखा पकड़कर इसे घसीट कर बाहर ले जाओ। एक शिक्षक को उसके कर्तव्यों का निरंतर ध्यान दिलाने वाली शिखा को तू पकड़ेगा धनानंद? अग्नि की इस ज्वाला को धरती पर कौन पकड़ सका है? क्षमा आचार्य। कौन पकड़ेगा? तो तू भी सुन ले आज एक शिक्षक का प्रण। भिक्षा के अन्न पर पलने वाला मैं विष्णुगुप्त, भारत का एक आचार्य, अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं
तेरा और तेरे जैसे शासकों का समूल नाश नहीं कर देता। हत्या कर दो इस दुष्ट की। महाराज, ब्राह्मण अवध्य है। मेरे संकल्प की अग्निशिखा में तुझ जैसे कीट पतंगों की तरह कूद कूद कर आप मरेंगे धनानंद। एक शिक्षक की यह शिखा दावाग्नि होगी और वह तभी शांत होगी जब नंद वंश का समूल नाश होगा। ये काल सर्पणी मुझे डस डस कर अपने कर्तव्यों की याद दिलाती रहेगी धनानंद। बाहर निकालो इस ब्राह्मण को। मेरे सामने उद्दंडता करता रहा और मेरे मंत्री, अमात्य और सेनापति चुप रहे। अमात्य राक्षस, मैं उसे मेरे चरणों में गिड़गिड़ाकर अपने प्राणों की भीख मांगते देखना चाहता। क्षमा सम्राट, असहमति और विरोध का सम्मान करना राजा को आना चाहिए। आचार्य विष्णुगुप्त शासन के मत से असहमत है, यह उनका अधिकार है। तो यह अधिकार उनसे छीन लिया जाना चाहिए। असहमति हमेशा नई दिशाएं ढूंढती हैं सम्राट। बुद्ध ने वेदों से असहमति व्यक्त की, महावीर ने असहमति व्यक्त की, चारवाक ने असहमति व्यक्त की। असहमति का सम्मान हमारी परंपरा है। और कड़वा सच बोलने के लिए सच बोलने वाले की हत्या नहीं की जा सकती, कितना ही अप्रिय क्यों ना हो। राजा को सच सुनना चाहिए सम्राट। और जिस दिन शिक्षक ने, बुद्धिजीवी ने, ज्ञान की आराधना करने वालों ने मृत्यु के डर से सच बोलना बंद कर दिया, वो दिन शास्त्रों की पराजय का दिन होगा। इसलिए शिक्षक को गिड़गिड़ाने के लिए, भीख मांगने के लिए मत कहिए, उसे तो सिंह गर्जना करने के लिए कहिए। तभी तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। क्या मेरे वंश का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा करने वाला पाटलिपुत्र से जीवित जाना चाहिए अमात्य? मुझे प्रसन्नता होती जो मेरे किसी मंत्री ने उसका सिर धड़ से उतार दिया होता। विप्र शस्त्र उठाकर युद्ध नहीं करता सम्राट, उसका हथियार तो क्रोध है। क्रुद्धो ब्राह्मणों हंति राष्ट्रम। कुपित ब्राह्मण संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर देता है। विप्र को विप्र से सहानुभूति तो होगी, पर मुझे नहीं है। ये याचक प्रजा और राजा को लूट रहे हैं। एक आचार्य की रक्षा करना और उसके क्रोध से आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं अभी प्रयत्न करूंगा कि आचार्य विष्णुगुप्त अपनी शिखा बांध लें। राजा को चाहिए कि सलाह करते समय वह किसी को अपमानित न करे, सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने, यहां तक कि बालक की सारगर्भित बात को भी ग्रहण करे। यात्रा करते समय यदि कोई व्यापारी किसी गांव में ठहरे तो अपने पूरे सामान की सूचना गांव के मुखिया को दे। रात में यदि उसके सामान की चोरी हो जाए या गांव में उसकी वस्तु छूट जाए तो वह वस्तु को गांव का मुखिया दे। यदि कोई वस्तु गांव के बाहर छूट गई हो या चोरी हो गई हो तो उसकी नुकसान भरपाई चरागाह का अध्यक्ष करे। यदि वहां पर चरागाहों की व्यवस्था न हो तो उसकी भरपाई चोर रजुक, चोर को पकड़ने वाला अधिकारी करे। यदि फिर भी वह वस्तु न मिले तो जिसकी सीमा में चोरी हुई हो वह सीमाध्यक्ष उनकी भरपाई करे। यदि फिर भी कोई प्रबंध न हो सके तो आसपास के 5-10 गांव की पंचायत उस वस्तु को ढूंढ व्यापारी को दे। आचार्य, जो हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूं आचार्य। और एक शिक्षक के संकल्प को जगाने के लिए मैं पाटलिपुत्र का धन्यवाद देना चाहता हूं। विष्णुगुप्त, मैं और अमात्य चाहते हैं कि आप पाटलिपुत्र में ही रहें। आप मुझे बंदी बना रहे हैं। आपको बंदी बनाने की भूल मैं नहीं कर सकता। तो क्या चाहते हैं आप? आचार्य, मैं चाहता हूं आप आचार्य बृहस्पति के ग्रंथ को ठीक करने में मेरी मदद करें। जरूर करूंगा, पर पहले लोगों को ठीक कर लो। इस समय इस देश की मांग है सुरक्षा, एकता और सुशासन। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो अमात्य? पुस्तकों से पहले इस देश को ठीक कर लिया जाए आचार्य। अमात्य, विष्णुगुप्त मर सकता है पर विष्णुगुप्त का सुशासन, अखंडता और एकता का संकल्प नहीं, क्योंकि यह संकल्प सिर्फ मेरा नहीं बल्कि इस देश के हर शिक्षक और विद्यार्थी का है।
और इस संकल्प के बीच में अगर देवता भी आते हैं तो ये विष्णुगुप्त उनसे लड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करता हूं अमात्य कि या मेरा साथ दो या फिर मेरे विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैं पाटलिपुत्र वापस लौट कर आऊंगा। मुझे शुभकामनाएं नहीं दोगे अमात्य? प्रकरण 14 अध्याय 18 राज प्रणिधि यानी राजा के कार्य व्यापार। इस प्रकरण में राजा को दिन से लेकर रात तक क्या क्या करना चाहिए उसका विस्तार से वर्णन है। राजा यदि जागा हुआ रहता है तो उसका सारा अधिकारी वर्ग भी जागा हुआ रहता है। राजा यदि मद या नशे में रहता है तो उसका सारा अधिकारी वर्ग भी मद में रहता है। ऐसे मद के नशे में धुत अधिकारी वर्ग चुपचाप सारे राज्य कार्यों को पी जाता है। ऐसा राजा धोखा खाता है। इसलिए राजा अपने को सदा ही उन्नतिशील बनाए रखे। राज्य कार्य को ठीक ढंग से चलाने के लिए वह दिन और रात को 8-8 घड़ियों में बांटे। पुरुष की छाया से भी वह समय का विभाजन कर सकता है। कुछ देर विराम। तब तक भारत गाथा आचार्य। अलक्षेंद्र से देश हार गया। कभी छल से, कभी निर्दयता से उसने भारत के वीरों का संहार किया, किंतु अपने सैनिकों के विद्रोह और भारत में पग पग पर भीषण युद्ध और मगध के भय ने भारत को जीतने का उसका सपना चूर चूर कर दिया। उसने भारत से लौटने का फैसला कर लिया था। हारा हुआ भारत घोर निराशा में था। भारत कंधक पर बैठा एक चिंगारी की प्रतीक्षा कर रहा था और विष्णुगुप्त भारत को एक करने की आग घरों और गुरुकुलों में पहुंचा रहे थे। उस महान शिक्षक का एक ही लक्ष्य था, विघटन का विस्फोट नहीं, एकता का महायज्ञ। जब एक महान गुरु तैयार होता है तो उस महानता को ढूंढते ढूंढते एक शिष्य गुरु के पास पहुंच ही जाता है। आचार्य विष्णुगुप्त को ढूंढते हुए चंद्रगुप्त आचार्य के पास पहुंचा। मैं मगध से भागा हुआ भाड़े पर लड़ने वाला योद्धा। पहले धनानंद के सिपाही मुझे ढूंढ रहे थे क्योंकि एक भाड़े के योद्धा ने धनानंद की आज्ञा नहीं मानी। मगध से भागा तो अलक्षेंद्र की सेना में भाड़े पर लड़ने लगा। वहां मैंने यवन सेनापति की आज्ञा नहीं मानी। क्यों? अपने ही लोगों पर हाथ नहीं उठता था आचार्य। दम बेचा था, आत्मा नहीं। योद्धा हूं। घायल सैनिकों पर तलवार कैसे चला था? मैंने घायल सैनिकों को मार रहे यवन सैनिकों को मार गिराया, पर पकड़ा गया। मुझे और मेरे साथी योद्धाओं को अलक्षेंद्र के सामने प्रस्तुत किया गया। मुझे अलक्षेंद्र से क्षमा मांगने के लिए कहा गया, परंतु मैंने वहां भी अलक्षेंद्र की अवहेलना की और मौत के हाथ से फिसलकर भाग खड़ा हुआ। भाग रहा हूं। पहुंचना पाटलिपुत्र है, पर कैसे पहुंचूं पता नहीं। जहां जाता हूं अवज्ञा करता हूं और किसी न किसी के सिपाही मेरा पीछा करते हैं। यवन सिपाही अलक्षेंद्र की आज्ञा से आंभी और पर्वतेश्वर के सिपाही मुझे रात दिन ढूंढ रहे हैं। तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? सुना है आप अब भी आपस में लड़ रहे गणराज्यों को एकत्रित कर रहे हैं ताकि भारत वापस जा रहे अलक्षेंद्र की सेना से मुकाबला कर सके। आज तक भाड़े पर लड़ता है, अब बिना भाड़े के भारत के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। सुना है घर घर से ब्रह्मचारी भाड़े पर लड़ने वालों के लिए भी एक मुट्ठी अनाज मांग रहे हैं। महान चुनौतियों को जब महान व्यक्ति ललकारते हैं तब इतिहास करवट लेता है। स्वतंत्रता, एकता, सुरक्षा और सुराज। इसलिए स्वतंत्रता के स्वर को हर उन घरों में ले जाओ जिन्होंने अपने स्वजनों को युद्ध में खो दिया है। मुझे राजा, राजकुमारों और राज परिवारों पर उतना विश्वास नहीं जितना इस देश की मां में है। तुम पुकारो तो सही, मदद आएगी।
अलक्षेंद्र से हारे हुए गणराज्यों में निराशा थी। हजारों लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने स्वजनों को खोया था। आचार्य विष्णुगुप्त और गुरुकुलों ने विदेशी दास्ता के जुए को अपनी गर्दन से उतार फेंकने का देश आह्वान किया। स्वराज्य की ऐसी आंधी उठी कि उसने यवनों को उखाड़ फेंका। यवन क्षत्रप की हत्या हुई। बावेरू में अलक्षेंद्र की अकाल मृत्यु से भारत में यवन सत्ता की जड़ें उखड़ गई। आचार्य विष्णुगुप्त ने अलक्षेंद्र के हाथों हारे राज्यों और मगध को पाने का स्वप्न देखने वालों को चंद्रगुप्त के नेतृत्व में एकत्र किया। मगध विजय का मंत्र क्या है आचार्य? जहां राजा प्रजा की संपत्ति हड़प लेता हो, जहां प्रजा कर से असंतुष्ट हो, जहां राजा प्रजा के प्रिय ना हो, उस राज्य में प्रजा को राजा के विरुद्ध किया जा सकता है। धनानंद ने मगध के कोष से 80 करोड़ के मूल्य का धन कहीं गायब कर रखा है। उसने चमड़े, गोंद, पेड़ों और पत्थरों पर भी कर लगा रखा है। उसे प्रजा डाकू भी कहती है। मंत्र की सफलता मंत्र को गुप्त रखने में। अपने मनोभाव पर नियंत्रण रखो। आचार्य ने साम, दान, दंड भेद की नीति से ऐसा व्यूह रचा कि मगध के भ्रष्ट सेनापति को आत्महत्या करनी पड़ी। धनानंद के पुत्रों ने एक दूसरे की हत्या की। सेना में विद्रोह हुआ और चंद्रगुप्त ने मगध पर विजय प्राप्त की। क्या खबर है चंदन दास? नगर को चारों तरफ से चंद्रगुप्त के सैनिकों ने घेर लिया है। नगर के सभी द्वार चंद्रगुप्त के सैनिकों के कब्जे में हैं। चंद्रगुप्त की अनुमति के बिना ना तो कोई नगर में प्रवेश कर सकता है और ना ही नगर से बाहर जा सकता है। पूरी रात नगर में पहरे देने वाले सिपाही नगर की गलियों में घूम रहे हैं। पूरे नगर में घोषणा करवा दी गई है कि रात्रि की पहली 6 घड़ी बीत जाने के बाद और रात्रि की अंतिम 6 घड़ी रह जाने के पहले भेरी घोष होगा। इन 2 भेरी घोषों के बीच में यदि कोई व्यक्ति देखा गया या राजमहल के आसपास भी देखा गया तो उसे कैद कर लिया जाएगा, उसे दंड मिलेगा। सिर्फ प्रसूता स्त्री, चिकित्सक, शव के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे लोग, नाट्य गृह से लौट रहे लोग, जिनके हाथ में दीपक हो, जिन्हें अंधेरे में भी पहचाना जा सके, जो सिपाहियों को सचेत करने के लिए आवाज देकर चल रहे हों, जिनके हाथ में राजकीय आज्ञा पत्र हो और आग बुझाने वाले कर्मचारी ही नगर में आ जा सकते हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सम्राट धनानंद कहाँ है? पता नहीं वो जीवित भी हैं या नहीं। आचार्य विष्णुगुप्त उन्हें तब तक नहीं मारेंगे जब तक पाटलिपुत्र पूरी तरह से उनके अधिकार में नहीं होगा। मेरी कल्पना से आचार्य ज्यादा धूर्त और चतुर निकले। आर्य शक्टार विष्णुगुप्त के साथ हैं अमात्य। अब हर नंद विरोधी उनका साथ देगा। अधिकरण 2, प्रकरण 55, अध्याय 36। आगे। समाहर्ता की तरह नागरिक अधिकारी भी नगर के प्रबंध की चिंता करें। उत्तम 10 कुलों, मध्यम 20 कुलों और अधम 40 कुलों का प्रबंध गोप नामक अधिकारी करे। उन कुलों के स्त्री पुरुषों के वर्ण, गोत्र, नाम, कार्य, उनकी संख्या और उनकी आमदनी और खर्च को अच्छी तरह जाने। इसी तरह दुर्ग में रहने वाले स्त्री पुरुषों के बारे में सारी जानकारियां स्थानिक नाम का अधिकारी जाने। धर्मशाला का प्रबंधक धूर्त और पाखंडी मुसाफिरों को गोप की अनुमति से ही धर्मशाला में रहने दें, पर जिन तपस्वियों और श्रोत्रियों को वो स्वयं जानता है उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर टिका सकता है। आचार्य,
मोटा और महीन काम करने वाले विश्वास पात्र और पहचान के कारीगरों को अपने काम करने की जगह पर ठहराया जा सकता है। व्यापारी अपने जान पहचान के व्यापारियों को अपने दुकानों पर ठहरा सकते हैं। पर देश काल के विपरीत व्यापार करने वाले या दूसरे के सामान को अपने व्यवहार में लाने वाले की सूचना नागरिक शासन को दे। आचार्य, शराब और मांस बेचने वाले, भोजनालय और वेश्याएं अपने अपने जान पहचान वालों को अपने घर पर ठहरा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अधिक खर्च करता दिखे या अधिक शराब पीता दिखे तो उसकी सूचना गोप या स्थानिक को दी जानी चाहिए। जो व्यक्ति हथियार से लगे घाव का छिपकर इलाज करवाता हो या फिर रोग और महामारी फैलाने वाले द्रव्यों का लुक छिपकर उपयोग करता हो, यदि ऐसे लोगों की सूचना चिकित्सक गोप या स्थानिक को ना दे तो उसे भी अपराधी की तरह दंड दिया जाए, और यदि सूचना दे तो उसे दंड नहीं देना चाहिए। जिस घर में ऐसा काम किया जाता है या ऐसा काम किया गया हो, उस घर का मालिक यदि गोप या स्थानिक को इस बात की सूचना देता है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, और यदि सूचना ना दे तो उसे भी अपराधी की तरह दंड देना चाहिए। घर का मालिक घर में आने वाले हर आदमी अतिथि या घर से बाहर जाने वाले हर आदमी अतिथि की सूचना गोप को दे, वरना ये लोग यदि रात में किसी की चोरी करें तो इसका जिम्मेदार घर के मालिक को समझा जाए। यदि वे लोग अपराध ना भी करें तो भी अतिथि के आने की सूचना ना देने के अपराध में घर के मालिक को प्रति रात 3 पण का दंड दिया जाए। जो गर्मी के मौसम में अपने घर के सामने पानी से भरे घड़े, पानी से भरी नाद, सीढ़ी, कुल्हाड़ा, सूप, छाछ, कौंचा, फूस आदि को निकालने के लिए लंबा लठ, चमड़े की मशक आदि का इंतजाम न करे, उसे पण का 1/4 दंड दिया जाए। गलियों तथा बाजारों में पानी से भरे 1000 घड़ों का प्रबंध हर समय होना चाहिए। चौराहों, नगर के मुख्य द्वार, खजानों, कोष्ठागारों, घोड़ों और हाथियों के अस्तबल में भी पानी से भरे 1000 घड़ों का हर समय इंतजाम होना चाहिए। मकान में आग लगाने वाला यदि पकड़ा जाए तो उसे प्राण दंड दिया जाए। सड़क पर मिट्टी, कूड़ा कचरा डालने वाले व्यक्ति को 1 पण का 8वां हिस्सा दंड दिया जाए। कितना? 1 पण का 8वां हिस्सा। यदि कोई गाड़ी कीचड़ या पानी से सड़क पर रुकावट खड़ी करे तो उसे 1 पण का 4था हिस्सा दंड दिया जाए। यदि कोई राजमार्ग को इसी तरह गंदा करे या रास्ते पर कोई रुकावट खड़ी करे तो उसे दुगना दंड दिया जाए। राजमार्ग पर मल त्याग करने वाले को 1 पण, पवित्र तीर्थ स्थानों पर मल त्याग करने वाले को 2 पण, तालाबों पर मल त्याग करने वाले को 3 पण, देवालय में मल त्याग करने वाले को 4 पण, खजाना और कोष्ठागारों में मल त्याग करने वाले को 5 पण का दंड दिया जाए। यदि कोई इन स्थानों पर पेशाब करे तो उसे इसका आधा दंड दिया जाए। यदि जुलाब लगने के कारण या अतिसार या प्रमेह आदि बीमारी या किसी के भय से कोई ऐसा करे तो उसे दंड ना दिया जाए। चंद्रगुप्त इसी कमरे में सोएगा। मेरे और तुम दोनों की सिवा यह बात किसी और को पता ना चले। सोने बिछाने और किसी भी काम के लिए चंद्रगुप्त उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करेगा जिस पर मेरी मोहर लगी हो या जिसे मैं देख लूं। आचार्य, कुछ कहना है तुम्हें? चंद्रगुप्त कुछ व्यथित है। शारंगरव, चंद्रगुप्त की व्यथा सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है, बल्कि इस समय तो चंद्रगुप्त को प्रजा की, भारत की व्यथा सुनने के लिए तैयार होना है। इस समय मुझे धनानंद के भक्तों से चंद्रगुप्त की रक्षा करनी है और जल्दी से जल्दी उसे प्रजा का प्रिय बनाना है। कौन हूं मैं? मगध सम्राट या आचार्य विष्णुगुप्त के हाथों में खेलने वाली एक कठपुतली? जब से पाटलिपुत्र आया हूं एक कमरे में नहीं सोया। कहां सोऊंगा यह भी आचार्य तय करेंगे।
अपनी इच्छा से खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता, सो नहीं सकता, कोई निर्णय नहीं कर सकता। ये आपकी सुरक्षा के लिए है राजन। सुरक्षा? ये मेरी सुरक्षा है या मैं यहां बंदी से भी बदतर हूं? यह कैसा राज्य है जहां राजा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है? आज तक मैं प्रजा के सामने सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रजा ने अपने राजा को देखा तक नहीं। मेरा मंत्री कौन, पुरोहित कौन, सेनापति कौन, दोवारिक कौन, अंतर्वांशिक कौन, समाहर्ता कौन, सन्निधाता कौन, प्रवेष्टा कौन, मैं नहीं जानता। क्यों नहीं कर रहे आचार्य पाटलिपुत्र के सिंहासन पर मेरा अभिषेक? सारे प्रश्नों का उत्तर केवल एक व्यक्ति के पास है, आचार्य विष्णुगुप्त। शरणग्रह में आचार्य से मिलना चाहता हूं। आचार्य जहां भी हैं, मुझे इसी समय आचार्य के पास ले चलो। आचार्य की अनुमति और आज्ञा के बिना मैं आपको आचार्य के पास भी नहीं ले आ सकता राजन। शरणग्रह, आचार्य के साथ रहते रहते तुम लोग कितने निष्ठुर हो गए, पत्थर हो गए। सम्राट, मैं सिर्फ उस आचार्य विष्णुगुप्त को जानता हूं जो आज भी स्वाध्याय किए बिना, मुझे और निपुणक को पढ़ाए बिना सोते नहीं, जो आज भी उस अन्न के दाने पर जीते हैं जो मैं और निपुणक भिक्षा में मांग के लाते हैं। वे आज भी वही वस्त्र पहनते हैं जो किसी ने उन्हें दान में दिए होते हैं। पानी आज भी वो चुल्लू में लेकर पीते हैं। कल के लिए जिसके पास अनाज का एक दाना नहीं, जिसका हर कार्य हर कदम बस एक ही दिशा की ओर जाता है, वो है भारत, जिसकी हर आहुति सिर्फ राष्ट्र के लिए। आचार्य के लिए कोई और संदेश हो तो कहिएगा राजन। राजा के स्वार्थ की बात राजा से तत्काल ही कह देनी चाहिए। अपने स्वार्थ की बात राजा के प्रिय और हित चाहने वाले व्यक्तियों से करनी चाहिए। और दूसरे के स्वार्थ की बात उचित समय और स्थान देखकर करनी चाहिए। और जो कुछ भी कहे वो धर्म और अर्थ से समन्वित होनी चाहिए। याद है तुम्हें? अब आगे सुनो। राजा के पूछने पर उसकी अनुमति से उसे प्रिय और उसके हित की बात कह देनी चाहिए। प्रिय हो तो भी उसके अहित की बात राजा को नहीं कहनी चाहिए। पर राजा के हित की बात अप्रिय हो तो भी उसे कहनी चाहिए। उत्तर देते समय यदि अप्रिय बात सुनाने में डर लग रहा हो तो चुप हो जाना चाहिए। तुम दोनों को जाने की मैंने आज्ञा नहीं दी। यदि सम्राट गुप्त मंत्रणा करना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मैं कौन हूं आचार्य? राजा। आपके शास्त्रों में एक राजा की क्या स्थिति है? शास्त्र और मेरे दृष्टि में राजा की स्थिति एक वेतनभोगी सेवक से बढ़कर कुछ भी नहीं है राजन। ऋत्विक, राजपुरोहित, पटरानी, राजकुमार से लेकर शासन के प्रथम सेवक से लेकर अंतिम सेवक तक का वेतन तय है। तो क्या मैं पाटलिपुत्र में सिर्फ एक दास हूं? राजा की दास जैसी स्थिति ही उसे प्रजा का स्वामी बनाती है चंद्रगुप्त। राजा राष्ट्र के एक सेवक और भृत्यु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। शारंगरव, सम्राट को आचार्य शुक्र का मत बताओ। सम्राट, राजा राज्य रूपी वृक्ष का मूल है, मंत्री परिषद उसका धड़ है, सेनापति उसकी शाखाएं हैं, सैनिक उसके पत्ते हैं, प्रजा उसके पुष्प है, देश की संपन्नता उसके फल हैं और समस्त देश उसका बीज है। तो फिर दास का कोई अधिकार भी तो होगा। निपुणक, दास को पहले राजा के कर्तव्य बताओ। राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा को धर्म और कर्म से भ्रष्ट होने न दे और प्रजा को सुखी करे। प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित है। अपने आप को अच्छे लगने वाले कार्यों को करने में राजा का हित नहीं है, बल्कि राजा का हित तो प्रजा को अच्छे लगने वाले कामों को करने में है। सम्राट शारंगरव, अब सम्राट को दास के अधिकार बताओ। अपराधियों का दमन। तो धनानंद अभी तक जीवित और अमात्य राक्षस स्वतंत्र क्यों है? क्या धनानंद मगध का अपराधी नहीं है? क्या कहकर मैं तुम्हें पाटलिपुत्र के सामने प्रस्तुत करूं कि ये देखो, ये रहा तुम्हारा राजा जिसके हाथ धनानंद के खून से रंगे हुए हैं, या फिर प्रजा के सामने मैं उस चंद्रगुप्त को प्रस्तुत करूं जो प्रजा से कह सके कि ये रहा प्रजा का धन, मैं 80 करोड़ के मूल्य की संपत्ति वापस प्रजा के कोष में लाया हूं। धनानंद के प्रजा के अप्रिय होने के बावजूद आज तक पाटलिपुत्र अजय रहा है, हारा नहीं, गिरा नहीं। मगध में जन विद्रोह नहीं हुआ। उसका एकमात्र कारण है अमात्य राक्षस, अमात्य पाटलिपुत्र की व्यवस्था है।
मगध साम्राज्य पर उसकी पकड़ है। हमने पाटलिपुत्र पर अधिकार किया है, प्रजा को जीता नहीं। इसलिए जब तक अमात्य हारता नहीं, हम पाटलिपुत्र जीते नहीं कहला सकते। मैं अमात्य को पाटलिपुत्र से भागते हुए देखना चाहता हूं। पाटलिपुत्र से अमात्य का भागना ही उसकी पराजय होगी चंद्रगुप्त। तो आप अमात्य को भागने क्यों नहीं देते? अमात्य के भागने और धनानंद की मुक्ति का भी समय मैं तय करूंगा। तो आप जानते हैं कि अमात्य कहाँ है? तुम्हारी आंखों से ही तो देख रहा हूं मैं। मेरी आंखें? यानी? शारंगरव, आपके गुप्तचर। पिछले 3 साल से तुमने प्रकट युद्ध किया है और मैंने कपट युद्ध। अमात्य और मैं इस समय कपट युद्ध कर रहे हैं। जाओ, विश्राम करो, पर सावधान रहो। तुम्हारे जीवन पर बहुत घात होने वाले हैं। चंद्रगुप्त की हत्या करने के लिए राजप्रसाद में छुपे हमारे सभी सेवक मारे गए। उस कुटिल ब्राह्मण ने पूरे राजप्रसाद में ही आग लगा दी। पर उन्हें पता कैसे चला कि राजमहल में कई कमरों के नीचे तहखाने हैं? शारंगरव, कक्ष में चींटियों मक्खियों को भी ध्यान से देखो। किसी ने नहीं देखा कि चंद्रगुप्त के कक्ष में चींटियां अपने मुंह में भात का दाना लेकर कहां से आ रही थी। चींटियों के मुंह में भात का दाना देखकर मुझे विश्वास हो गया कि कक्ष के नीचे तहखाना है और तहखाने में प्रतीक्षा कर रहे लोग भात ही खा रहे होंगे। अमात्य, आचार्य विष्णुगुप्त ने पुराने गुप्तचर, वैश्याओं, कारीगरों और बूढ़े सैनिकों को पूरे नगर में नजर रखने के लिए लगा दिया है। पूरा गुरुकुल उनके साथ है। और यह चंद्रगुप्त मौर्य सेनापति और मूरादासी का पुत्र है। यह विष्णुगुप्त आचार्य चणक का पुत्र, और यदि यह चंद्रगुप्त दासी पुत्र है तो पाटलिपुत्र गंधक के ढेर पर बैठा है। क्या आचार्य जानते हैं कि चंद्रगुप्त दासी पुत्र है? जो मैंने सुना है वह उन्होंने ना सुना हो, ऐसा कैसे हो सकता है अमात्य? हर राजकीय अधिकारी के पीछे आचार्य का कोई न कोई व्यक्ति छाया की तरह चल रहा है, और हर राजकीय कार्यालय के बाहर चंद्रगुप्त के सैनिक बैठे हुए हैं। समझ गया। पूरी तैयारी के साथ आया है तक्षशिला का ये आचार्य। एक और बुरी खबर है अमात्य, आचार्य ज्ञान सत्र शुरू करने जा रहे हैं, यानी पाटलिपुत्र के स्नातकों एवं विद्वानों का सम्मान होगा, और ऐसे में चंद्रगुप्त उन्हीं में से कोई नए अमात्य एवं नए अधिकारी चुनेंगे। यानी अब हर कार्यालय में चंद्रगुप्त के समर्थक होंगे। पर आचार्य ने पुराने अधिकारियों को हटाया क्यों नहीं? जो चंद्रगुप्त के अनुकूल नहीं होगा वो नहीं रहेगा। जब तक आचार्य चंद्रगुप्त को पाटलिपुत्र में स्थिर नहीं करते तब तक वो अनुकूल को उत्साह और पुरस्कार देंगे, और प्रतिकूल को आशा और निराशा, सुरक्षा और असुरक्षा के बीच झूलने देंगे। तो अब क्या करें अमात्य? मैं जीते जी आचार्य विष्णुगुप्त को सफल होने नहीं दूंगा। पाटलिपुत्र के किसी भी योग्य व्यक्ति को सिंहासन पर बिठाऊंगा, पर चंद्रगुप्त को स्थिर होने नहीं दूंगा। चंद्रगुप्त के सहायक राजाओं में भेद, अब यही उपाय है। बस एक बार महाराज धनानंद से संपर्क हो जाए। क्या आपको अब भी विश्वास है कि महाराज जीवित हैं? चंदन दास, जब तक महाराज उनके पास हैं, उनके पास सुरक्षा कवच है और हम विवश हैं। और वो महाराज को तभी मारेंगे जब उनकी मृत्यु से चंद्रगुप्त स्थिर हो। आचार्य विष्णुगुप्त जो कर रहे हैं वो मत देखो, वो जो नहीं कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करो। मूर्ख ब्राह्मण, तुझे क्या लगता है मुझे मारकर चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र के सिंहासन पर स्थिर हो जाएगा, सुशासन आ जाएगा? धनानंद, मेरा विश्वास प्रजा में है। वो प्रजा जो राष्ट्र की पुनीत थाती राजा को सुशासन के लिए सौंपती है, इसलिए उसे राजा को हटाने का भी अधिकार है। तुझे चंद्रगुप्त में विश्वास ना हो, पर मुझे है। मुझे विश्वास है उस व्यवस्था में जहां राजा राज्य रूपी रथ का एक पहिया है और दूसरा पहिया उसके मंत्री, अमात्य और अधिकारी हैं। मुझे विश्वास है उस व्यवस्था में जहां राजा को गुरुजन और अमात्य वर्ग मर्यादा में रखते हैं
और उसे गलत और अनर्थ करने वाले कामों से रोकते हैं। काश तेरे मंत्रियों ने तुझे राज्य की 80 करोड़ की संपदा का अपहरण करने से रोका होता, अनर्थ करने से रोका होता। कहां छिपा रखा है प्रजा का वो कोष? कौन से 80 करोड़ की संपत्ति? प्रजा को उसका धन लौटा दो तो मैं तुम्हें पाटलिपुत्र से सुरक्षित जाने दूंगा। मुझे मारकर अपना प्रतिशोध पूरा कर ले ब्राह्मण। तेरे सारे उत्तराधिकारी मारे जा चुके हैं धनानंद। तुम्हें तुम्हारी पत्नी और पुत्री की चिंता नहीं होगी, पर मुझे है। स्त्री हत्या का पाप मैं चंद्रगुप्त के माथे नहीं लगने दूंगा। चाहो तो अपनी पत्नियों को साथ ले जाना। और मेरी बेटी के साथ क्या करेगा तू? 80 करोड़ लौटा दो तो मैं उसका विवाह चंद्रगुप्त से करवा दूंगा। इसमें भी तेरा स्वार्थ? हाँ धनानंद, प्रजा के धन को अपहरण करने का अधिकार राजा को भी नहीं है। ब्राह्मण, मैं तुझ पर विश्वास कैसे करूं? तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है? तू शिक्षक है ना? वचन दे, मेरी बेटी का विवाह मगध सम्राट चंद्रगुप्त से ही करवाएगा और मुझे पाटलिपुत्र से सुरक्षित जाने देगा। वचन दिया। 80 करोड़ का वो कोष मैंने गंगा के किनारे एक चट्टान को खुदवा कर उसमें छिपा रखा। अब मैं विवाह किससे करूंगा ये भी आचार्य तय करेंगे। क्या मुझे अपने मन से प्रेम करने का भी अधिकार नहीं है? धनानंद से प्रतिशोध लेने के लिए आचार्य मेरा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। चंद्रगुप्त, क्षमा सम्राट। आचार्य का उद्देश्य यदि धनानंद से प्रतिशोध लेना होता तो वे हत्यारों का निर्माण करते, चंद्रगुप्त का नहीं। धनानंद की हत्या के लिए आपके सहायक राजा भी पर्याप्त थे आचार्य के लिए। वे राजा जो अमात्य की सहायता के लिए उतावले हो रहे हैं ताकि उन्हें पाटलिपुत्र का कोष मिले। तो आचार्य क्यों चाहते हैं धनानंद की बेटी से मेरा विवाह हो? ताकि तुम्हारी हत्या के लिए उत्सुक नंद भक्त तुम्हारी हत्या की योजना बनाना बंद कर दे। मैंने तुम्हें पाटलिपुत्र का साम्राज्य सुखों के उपभोग के लिए नहीं दिया है। मैंने तुम्हें पाटलिपुत्र का साम्राज्य इसलिए दिया है ताकि खंड खंड में बटे हुए भारत को तुम एक कर सको, ताकि तुम भारत को सुशासन दे सको। याद रख, राजा का सुख प्रजा के सुख में है। तेरे सुख के लिए मैं तेरे जीवन को दांव पर नहीं लगाऊंगा। यदि अपने सुख की कामना सताए तो सबसे पहले उन विधवाओं के विलाप को याद करना जिनके पति स्वतंत्रता के युद्ध में मारे गए। उन शिशुओं को याद करना जिन्होंने अपने पिता को स्वतंत्रता के युद्ध में खो दिया। उन बूढ़े माँ बाप को याद करना जिनके बुढ़ापे की लाठी भारत की सीमाओं पर खो गई। उन नन्ही नन्ही बच्चियों को याद करना जिनके लिए पिता अब सिर्फ उनका राजा है। फिर भी तुम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो चंद्रगुप्त। शारंगरव, सम्राट को धनानंद द्वारा अपहरण किए गए धन की सूचना दी या नहीं? मैं देने ही वाला दे था, दो। पर सम्राट, प्रजा का धन मिल गया है। कल आप पहली बार पाटलिपुत्र की सभा में जाएंगे और पाटलिपुत्र को इसकी सूचना देंगे। मैं पाटलिपुत्र के आचार्यों, स्नातकों, ब्रह्मचारियों, वीरों, श्रेष्ठियों, श्रमजीवियों, राज कर्मचारियों का स्वागत कुमार चंद्रगुप्त की ओर से कैसे करूं? क्योंकि कुमार चंद्रगुप्त आपका अपराधी है। उसने पाटलिपुत्र के आसन पर अधिकार किया है। उसने महापद्म नंद की तरह अपने स्वामी की हत्या नहीं की है। फिर भी मैंने उसका अभिषेक नहीं किया क्योंकि मगध की प्रजा ने अभी तक उसे अपने हाथों से सिंहासन नहीं दिया है। जिस दिन मगध की प्रजा
मगध का अमात्य वर्ग, मगध का भृत्य वर्ग कुमार चंद्रगुप्त का अभिषेक करेगा। उसी दिन कुमार चंद्रगुप्त मगध सम्राट कहलाने के अधिकारी होंगे। अब देखना है कि जिसने वाहिक प्रदेश को, भारत को अलक्षेंद्र की दास्ता से मुक्त कराया, जिसने परतंत्रता के जुए को भारतीयों के गर्दन से निकाल फेंका, उसे पाटलिपुत्र अपना शासक बनने योग्य समझता है या नहीं। अब देखना है कि पाटलिपुत्र किसे अपना शासन करने योग्य समझता है। उसे जिसने मगध की प्रजा के कर की 80 करोड़ की संपत्ति का अपहरण किया, या फिर उसे जिसने मगध की प्रजा की खून पसीने की कमाई को वापस प्रजा के कोष में लाया। मैं कुमार चंद्रगुप्त से निवेदन करता हूं कि वह स्वयं इस बात की सूचना मगध की प्रजा को दें। भारत, महाराज धनानंद ने 80 करोड़ की संपत्ति गंगा के तट पर एक चट्टान को खुदवा कर उसमें गाड़ रखी थी। प्रजा की वह संपत्ति वापस राजकोष में पहुंचा दी गई। कुमार चंद्रगुप्त की जय, महाराज चंद्रगुप्त की जय। महाराज धनानंद द्वारा पत्थर, पेड़ और गोंद पर लगाए गए कर को मैं वापस लेता हूं। योग योग, कुमार चंद्रगुप्त की जय, महाराज चंद्रगुप्त की जय। पाटलिपुत्र को हर्ष दे, ऐसी और एक घोषणा मैं करने जा रहा हूं। कुमार चंद्रगुप्त महाराज विवाह कर रहे हैं धनानंद की पुत्री से। सम्राट सभी को आसन, पगड़ी, छतरी और आभूषण देकर सम्मान करेंगे। महाराज चंद्रगुप्त की जय, महाराज चंद्रगुप्त की जय, महाराज चंद्रगुप्त की जय, महाराज चंद्रगुप्त की जय। जो मैं नहीं कर पाया वो आचार्य ने कर दिखाया। अब क्या अमात्य? मेरा निश्चय अटल है, चंद्रगुप्त का अभिषेक नहीं होगा। महाराज की बेटी का हित मगध के हित से बड़ा नहीं है चंदनदास। पर अब मैं नगर में रहकर विष्णुगुप्त से नहीं लड़ सकता। मेरे भागने का समय आ गया है। सा सा धा नि पा पा गा मा रे सा नि सा धा नि सा गा मा सा धा मा धा नि